हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम साइंस पेडागोजी। साइंस पेडागोजी का सेकंड चैप्टर जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस हम कर चुके हैं एंड आज जो सेकंड चैप्टर है दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। तो टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ कुछ इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी में मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। तो ये सब डिस्कस कर लेंगे एंड कुछ डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो पूछे जाते हैं पेपर में वो करेंगे। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर है ये लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर आपको मिला होगा साइंस थ्योरी का। साइंस थ्योरी का हमने चैप्टर किया फाइबर टू फैब्रिक, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पेपर होने से पहले पहले जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर कुछ एक प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव में दोनों में डिफरेंस क्या है। एम क्या है, एम का मतलब क्या है एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ये पता होगा इस पे बेस्ड। अगर ये पता होगा ना आपको तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, चाहे कितना भी घुमा के पूछ ले, यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। तो एम क्या होता है ना, एम एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्पस होता है। एम क्या है, लॉन्ग टर्म पर्पस। आप बोलोगे ये लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले बताती हूँ एम क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बताती हूँ, फिर बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को हम बोलेंगे दिस इज शॉर्ट टर्म पर्पस और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, यू कैन से शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। कैसे, देखिए जो एम है ना, एम में हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म पर्पस कैसे है, ये हमें बच्चों में साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हमारा एम है, ठीक है, जिसको फुलफिल करने में हमें टाइम लगेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एम को पूरा करने के लिए जो जो स्टेप्स हम लेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि बच्चों में साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करें, साइंटिफिक स्किल्स को डेवलप करें। तो इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो जो स्टेप्स हम लेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एम क्या है, हमें बच्चों में साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, उस साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करने के लिए जो हम स्टेप्स लेंगे उन्हें हम कहेंगे दिस इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एम और ऑब्जेक्टिव में आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एम्स ऑफ साइंस पेडागोजी, क्या क्या एम्स हैं। फर्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक लिटरेसी सो लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ। कि हमें क्या करना है, बच्चों में साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करना है। अब ये साइंटिफिक लिटरेसी क्या है, साइंटिफिक लिटरेसी मतलब हमें बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाउ साइंस वर्क, साइंस काम कैसे करती है, एंड हाउ इट कनेक्ट टू सोसाइटी। हाउ साइंस वर्क, साइंस काम कैसे कर रही है, एंड हाउ इट कनेक्ट्स टू सोसाइटी, ये सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट टू सोसाइटी। हाउ टू थिंक साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब है कि हाउ साइंस वर्क एंड हाउ इट कनेक्ट्स टू सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। स्टूडेंट्स ने मान लो एक एक्सपेरिमेंट करना है, उन्हें ये दिखाना है कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। डिफरेंट टाइप की सॉइल जो है, डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे साइंटिस्ट काम करते हैं साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके, वैसे ही वो काम करेंगे। साइंटिफिक मेथड में नेचर ऑफ साइंस में हमने पढ़ा था कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक बार बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशन, और ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, अपनी एक एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे। मतलब किसी भी चीज पे उनको काम करना है, वर्क करना है, प्रैक्टिकली उन्हें काम करना है कुछ भी, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे,
उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था। मान लो कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट टाइप की मान लो ये ऑब्जर्व किया कि जो सनलाइट है ना, कैसे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है ना। तो हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन फ्रेम किया कि कुछ जो प्लांट्स शेड में थे उनकी ग्रोथ कम हुई, जो जिनको प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी उनकी ग्रोथ जो है अच्छी हुई, है ना। ये हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्वेश्चन फ्रेम किया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर हमने एक एक्सप्लेनेशन तैयार की इस पे बेस्ड कि जो छाया में प्लांट है उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, दैट्स व्हाई वो ग्रो नहीं किए। एंड उसके बाद जो प्रॉपर सनलाइट में है वो प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटली मतलब किया, इस चीज को करके देखा। हमने 2 पॉट्स लिए, एक को हमने प्लांट ग्रो की उनमें, एक को हमने सनलाइट में रखा, एक को हमने शेड में रखा। अब हम खुद से देखेंगे ना करके एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। उसके बाद हमने एनालाइज किया कि यस, जो हमने शेड में रखा था वो प्रॉपर ग्रो नहीं किया, जिसको प्रॉपर सनलाइट में रखा था वो प्लांट अच्छे से ग्रो किया। फिर हमने फाइनल कंक्लूजन बनाया कि यस दिस इज ट्रू कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर सनलाइट होना जरूरी है ना। तो एक साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू बच्चों ने ये सीखा, है ना। तो इससे क्या हुआ, बच्चों में एक साइंटिफिक लिटरेसी को हमने डेवलप किया, साइंटिफिक स्किल्स को हमने डेवलप किया, ठीक है। तो आई होप जो फर्स्ट एम है आपको वो क्लियर हुआ होगा। सेकंड एम है टू कल्टीवेट साइंटिफिक एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि हमें जो है साइंटिफिक एटीट्यूड को भी डेवलप करना है। बच्चों में किसी भी चीज को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर ये चीज ऐसी हुई है तो ऐसा क्यों हुआ, उनके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ताकि वो उनके मन में क्यूरियोसिटी आएगी तब वो खुद करके देखेंगे उस चीज को, है ना। ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने बोल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। वो खुद करके देखे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, हैंड ऑन एक्टिविटीज करेंगे। उसके बाद स्केप्टिसिज्म भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उनके मन में कुछ संदेह होगा कि हाँ यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो माइट भी कुछ इससे भी अच्छा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स के केस में ही ले ले, तो अगर उसने देखा कि प्लांट जो है शेड में ग्रो नहीं किया, तो बच्चा सोचेगा कि यार शेड में ग्रो नहीं किया तो मैं सनलाइट में रख के देखता हूँ, हो सकता है सनलाइट में, या फिर हो सकता है सॉइल अच्छी नहीं है। अगर अब उसने देखा कि सनलाइट तो उसे मिल रही है फिर भी प्लांट ग्रो नहीं किया, है ना, तो उसे लगेगा कि हो सकता है सॉइल जो थी उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं थे, दैट्स व्हाई वो प्लांट ग्रो नहीं किया। तो स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी भी चीज की, तभी तो सीखेंगे ना कि अगर ऐसा है, मतलब अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में अपने सेंसेस को यूज करेंगे और किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इन सभी मेथड्स को भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है। थर्ड स्टेप है टू एनकरेज क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा जो है क्रिटिकली सोच पाए, लॉजिकली सोच पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है तो खुद से सॉल्व करने की ट्राई करे, जो उसमें जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो जो है उसकी होनी चाहिए, उस डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए बच्चे में, है ना। तो उसके लिए हम ये सब चीजें मतलब किसी भी बच्चे में ये सब चीजें होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फोस्टर का मतलब है बढ़ावा देना, कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना बाय एक्सप्लोर करें खुद से, एक्सपेरिमेंट करें, क्वेश्चनिंग करें, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करें, है ना। तो ये सारे एम्स हैं साइंस पेडागोजी के। उसके अलावा टू अंडरस्टैंड द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस, साइंस का जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, मतलब हाउ साइंस कनेक्ट्स विद अदर सब्जेक्ट, है ना। हम साइंस को मैथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ, सोसाइटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और एथिक्स के साथ, है ना। तो साइंस का जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है वो क्लियर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर फर्दर स्टडीज एंड करियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लर्नर्स हैं उनको इस तरह से प्रिपेयर करें अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, करियर के लिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि वो जो है अपनी उस फील्ड में सबसे बेहतर कर पाए, अच्छा कर पाए, ठीक है। उसके अलावा टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ग्लोबल इशू जो है उनके लिए, उनके बारे में भी बच्चा जो है अवेयर होना चाहिए, जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में भी बच्चा जो है अवेयर होना चाहिए। तो ये सारे एम हैं साइंस पेडागोजी के, ठीक है।
और आपको अभी बताया मैंने एम क्या है। एम का मतलब है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और ऑब्जेक्टिव क्या है, उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस पेडागोजी। तो ये सारे एम है साइंस पेडागोजी के। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस पेडागोजी के, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑब्जर्व, क्लासीफाई एंड एनालाइज साइंटिफिक फिनोमिना। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्जर्वेशन में, क्लासिफिकेशन में, एनालाइज करने में बिल्कुल एबल होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह जो साइंटिफिक मेथड है किस तरह से हमें उसे अप्लाई करना है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप्स हैं वो भी मैं बता के आई हूँ पीछे, और वो स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद हाइपोथेसिस एंड देन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एनालाइज करेंगे एंड फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दीज आर द साइंटिफिक स्टेप्स जो बच्चों को फॉलो करना आने चाहिए टू एनेबल स्टूडेंट टू यूज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स करेक्टली। बच्चों को जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, सिंबल जो है वो क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे सिल्कवर्म का चैप्टर किया है ना, सिल्कवर्म के बारे में पढ़ा। तो सिल्कवर्म की रेयरिंग को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो ये सब टर्म्स उन्हें पता होनी चाहिए कि सिल्कवर्म की जो रेयरिंग है, साइंस में उस टर्म को नाम देते हैं सेरीकल्चर, है ना। जो हनी बी है, हनी बी की जो रेयरिंग है उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। तो इस तरह की जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो बच्चों को पता होनी चाहिए, जो सिंबल्स हैं वो बच्चों को पता होनी चाहिए कि कौन से, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ, ठीक है, तो सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है दैट इज आई, बच्चों को पता होना चाहिए। फोर्स का जो सिंबल है दैट इज एफ, जो वर्क का सिंबल है दैट इज डब्ल्यू, एनर्जी का सिंबल है दैट इज ई, और इसके जो यूनिट है दैट इज जूल। तो सिंबल, उनकी यूनिट्स क्या है वो पता होना चाहिए बच्चे को। टाइम का है टी, वेलोसिटी का वी, है ना। तो इस तरह के छोटी छोटी टर्म्स जो है बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द एबिलिटी to interpret data, graphs and experimental results। मतलब बच्चों में इस एबिलिटी को डेवलप करना कि कैसे किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी पे बेस्ड प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिकल पे बेस्ड उनको किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से उनको उस पे ग्राफ बनाना है, कैसे उनको रिजल्ट्स जो है वो शो करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनको पता होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों उन्होंने क्या किया, उनके पास 3 प्लांट्स हैं, ठीक है। एक मिनट ये मिटा दो पहले। मान लीजिए उनके पास 3 पोट थे प्लांट्स के, उन्होंने तीनों पोट्स को अलग अलग जगहों पे रखा। एक को डायरेक्ट सनलाइट में रखा, डायरेक्ट सनलाइट में। एक को ने रखा पार्शियल शेड में, मतलब ना ज्यादा धूप थी ना ज्यादा छाया थी वहां पे, ठीक है, पार्शियल शेड और लाइट कंडीशंस थी वहां पे। नेक्स्ट उन्होंने रखा नेक्स्ट प्लांट को कंप्लीट डार्कनेस में, कंप्लीट डार्कनेस में। अब वो मान लीजिए पोट है, इन्होंने इस पे एक प्लांट लगा रखा है, ठीक है। अब वो चेक करेंगे तीनों कंडीशंस में जो प्लांट की ग्रोथ थी 1 वीक के बाद वो नोटिस करेंगे, या 15 डेज के बाद उन्होंने देखा कि जो प्लांट के पोट रखे थे सनलाइट में, पार्शियल शेड में, कंप्लीट डार्कनेस में, उनकी ग्रोथ पे क्या अफेक्ट आया, है ना। तो उन्होंने देखा कि जो सनलाइट में प्लांट था वो काफी अच्छा ग्रो किया। पार्शियल शेड में जो प्लांट था वो इतना अच्छा ग्रो नहीं किया, बट हाँ वो ग्रो किया, है ना। उसके बाद कंप्लीट डार्कनेस जहां पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी वो ग्रो ही नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो सनलाइट है वो अफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को, एंड फिर इस पे बेस्ड वो अपना एक ग्राफ मेंटेन करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से, यहाँ बना देती हूँ, एक ग्राफ प्लॉट किया जिसपे एक साइड उन्होंने प्लांट की हाइट लिखी सेंटीमीटर्स में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और फिर उन्होंने तीनों प्लांट्स की ग्रोथ को दिखाया कि जो सनलाइट में प्लांट था उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई। पार्शियल शेड वाला जो प्लांट था उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई, बट हाँ थोड़ी बहुत हुई। और जो शेड में था, कंप्लीट डार्कनेस में था, उसकी तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई, जैसा था वैसा ही रहा, है ना। तो ये उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अपने रिजल्ट फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ सनलाइट जो है वो अफेक्ट कर दिए प्लांट की ग्रोथ को। तो इस तरह से बच्चों में ये सब चीजें जो एबिलिटी है ये होनी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकली चीजों को करके देख पाए, है ना। उसके अलावा टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क कोलैबोरेटली एंड शेयर आइडियाज रिस्पेक्टफुली पीयर रिव्यू। मतलब बच्चे जो हैं ग्रुप्स में काम कर पाए,
है ना, ग्रुप्स में काम कर पाए, अपने अपने आइडियाज को शेयर कर पाए। पीयर रिव्यू का मतलब है कि जो उनका साथी है, जो मतलब जैसे 5-6 बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो सभी का जो रिव्यू है, पीयर रिव्यू, जो 5-6 बच्चे एक साथ एक ग्रुप में है, सबका जो रिव्यू है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चा गाइड कर रहा है और बाकी कुछ नहीं करे, सारे ही बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और सबका जो रिव्यू है वो मैटर करेगा, है ना। उसके अलावा टू हेल्प स्टूडेंट्स अप्लाई साइंस कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे प्रॉब्लम, साइंस के जो कॉन्सेप्ट है बच्चे एवरीडे लाइफ में यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एसिड बेस वाला जो चैप्टर किया था, उसमें हमने देखा था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, उसमें सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा। तो इसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि जब स्टमक में ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी तो हमें बेसिक सब्सटेंस यूज करना है, जिससे सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा और हमारे स्टमक को रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए और वो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो रियल लाइफ में यूज कर पाए। ठीक है, टू ट्रेन लर्नर्स इन सेफ एंड एथिकल यूज ऑफ साइंस इन लैब्स एंड सोसाइटी, लैब या सोसाइटी में अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो सेफ्टी से करे, एथिकल साइंस मतलब एथिकल यूज ऑफ साइंस करे, मतलब इससे किसी को हार्म ना हो, इस तरह से काम करे कि किसी को भी हार्म ना हो। अगर लैब में कर रहे हैं या सोसाइटी में है तो हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे दूसरों को हार्म हो, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं साइंस पेडागोजी के। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एम क्या है और साइंस पेडागोजी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, कुछ डिफरेंस है देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। साइंस क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, हाउ थिंग्स हैपन एंड व्हाई थिंग्स हैपन, वो हम साइंस में पढ़ेंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी क्या है, जब प्रैक्टिकली हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस में हम सीख रहे हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं और क्यों चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखें, तो हाउ प्लांट मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस इज साइंस। साइंस में हमने पढ़ा कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो किस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और ये प्रोसेस क्लोरोफिल में होती है। तो ये हमने साइंस में सीखा कि साइंस में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने सीखी कि कैसे प्लांट्स जो है अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इट हैपेंस इन क्लोरोफिल। ठीक है, अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। कैसे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक नॉलेज को हमने यूज किया अबाउट फोटोसिंथेसिस टू डिजाइन ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस बनाते हैं ना। अच्छा, इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों होता है, इसका नाम ग्रीन हाउस इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम ग्रीन प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ग्रीन हाउस। ठीक है, तो हमने ग्रीन हाउस में क्या किया, अब जो ग्रीन हाउस बनाते हैं उसमें क्या देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है, उसमें क्या करते हैं कि प्लांट को जो है प्रॉपर सनलाइट मिल पाए। ये एक ट्रांसपेरेंसी शीट लगाते हैं ऊपर से ताकि प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिल पाए, है ना। अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए ताकि प्लांट्स अपना खाना जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो इन सारी चीजों को हम मेंटेन करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो दैट्स हाउ हमने जो सीखा कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया ग्रीन हाउस की हेल्प से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, साइंस का पर्पस क्या है, टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ नेचुरल फिनोमिना थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग। इसका फोकस क्या है, ट्रुथ फाइंड आउट करना, लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीजें सीखना। साइंस पेडागोजी फोकस ऑन डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना, इंक्वायरी स्किल्स को पैदा करना। ठीक है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ सिखाया उन्होंने वो बस रट लिया, रटना नहीं है, कंसेप्चुअली चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो इसके ये एग्जाम्पल हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस हमने सीखी, उसको हमने अप्लाई किया ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेल्प से। तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब साइंस जो हमने सीखी है, हाउ थिंग्स हैपन एंड व्हाई थिंग्स हैपन, वो हमने साइंस में जो सीखा है उसको हमने अप्लाई किया प्रैक्टिकली, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम।
and its purpose is to use scientific discoveries to make tools, products or process that improve human life. और इसका focus क्या है? Innovation, innovative ideas, design and application of knowledge. टीचिंग में, टेक्नोलॉजी में, पैडागोजी में यूजिंग टूल्स एंड मेथड्स, मतलब अगर हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मॉडल्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाएं, डिजिटल लैब्स के थ्रू हम बच्चों को दिखाएं। मतलब ऐसा नहीं कि रटा दी चीज़ों को, हमें बच्चों को जो है इस तरह से समझाना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए, फील्ड में लेके जाएंगे, मतलब इस तरह से बच्चों को सिखाना है, रोट मेमोरी नहीं करानी है ना, टू एनहांस साइंस लर्निंग। ओके तो ये सब चीजें हैं, डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक और टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है? ऑब्जर्वेशन होता है, अच्छा अभी हमने अच्छा नहीं ये अभी हमने साइंटिफिक मेथड्स देखे ना, साइंटिफिक मेथड्स में हमने ऑब्जर्वेशन स्टेप्स थे, कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, जिसमें पहला था ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्वेश्चनिंग, उसके बाद हाइपोथेसिस एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एनालाइज करना एंड देन कंक्लूजन। तो जो फाइनल कंक्लूजन है ना, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, जो फाइनल रिजल्ट है दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, और ये है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है? ऑब्जर्वेशन है जो भी हम सेंसेस के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो हम अपनी आंखों से, खुद से, सेंसेस से टच करके, फील करके या देख के कुछ सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, जो हमने देखा है, केयरफुली नोटिस किया है उस चीज को। एंड इन्फ्रेंस क्या है? अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने जो रिजल्ट तैयार किया है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली नोटिसिंग और रिकॉर्डिंग फैक्ट्स यूजिंग आवर सेंसेस, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट करके, या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने जो भी देखा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने देखा कि प्लांट्स के जो लीव्स है ना, दैट आर टर्निंग येलो, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्व किया कि लीफ जो पहले ग्रीन थे अभी येलो हो रहे हैं, है ना, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। फिर वो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करके वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, क्लियर। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, इट इज डायरेक्ट। व्हाई इट इज डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब वी कैन सी इट डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उसको देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एंड एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि किसी बच्चे ने नोटिस किया कि लीव्स जो है येलो हो रहे हैं, तो दैट इज हिज और हर ऑब्जर्वेशन, वो उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन है। अब इन्फ्रेंस क्या है? उसने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि जो प्लांट्स के लीव्स थे ना, वो येलो हो रहे हैं बिकॉज इट डिड नॉट गेट एनफ सनलाइट, उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज इट्स इन्फ्रेंस, और उसका फाइनल रिजल्ट है, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो उसने देखा, सीख मतलब देखा, टच किया, फील किया, जिसके थ्रू उसने देखा उस चीज को। इन्फ्रेंस मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस मीन ड्राइंग कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रायर नॉलेज। और इन्फ्रेंस जो है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और प्रायर नॉलेज। इट इज इनडायरेक्ट। व्हाई इट इज इनडायरेक्ट? इंटरप्रेटिव एंड बेस्ड ऑन रीजनिंग, मतलब ये प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। और इट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसको डायरेक्टली फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वाटर है, जो आइस है, फॉर एग्जाम्पल आइस इज मेल्टिंग, है ना, आइस जो है मेल्ट हो रही है, और हमें दिख रहा है वो कि आइस मेल्ट हो रही है एंड इट फॉर्म्स वाटर। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमने ऑब्जर्व किया, है ना। तो दिस इज डायरेक्ट, इसे हम कहेंगे दिस इज डायरेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। अब हम इन्फ्रेंस क्या है, हमें लगेगा, हम मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यार हमें क्या ना, टेम्परेचर को बढ़ा देना चाहिए, हमें टेम्परेचर को बढ़ा देना चाहिए, इसका टेम्परेचर जो है कम हो गया, दैट्स व्हाई वाटर जो है मेल्ट हो रहा है ना। तो जो हमने देखा, नोटिस किया कि आइस इज मेल्टिंग टू वाटर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। एंड टेम्परेचर जो है कम था, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ, तो दिस इज इनडायरेक्ट, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट। और टेम्परेचर कम था, ये हमने किस बेस पे फाइंड आउट किया? अपने प्रीवियस नॉलेज या अपने ऑब्जर्वेशन पे, है ना। हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि यार आइस मेल्ट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर कम था, इसलिए जो है आइस जो है मेल्ट होगी, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए आइस मेल्ट होगी, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा था इसलिए जो आइस है वो मेल्ट होगी, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको दोबारा से वाटर से आइस बनानी है, तो हम टेम्परेचर, फ्रिज के टेम्परेचर को, मतलब इसको फ्रीज कर देंगे या फिर फ्रिज के टेम्परेचर को मिनिमम कर देंगे ताकि वो आइस बन जाए फिर से, है ना।
तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हमने ऑब्जर्व किया, इन्फेरेंस क्या है, जो हमने फाइनल डेटा, फाइनल रिजल्ट निकाला, फाइनल कंक्लूजन जो था, दैट इज इन्फेरेंस। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is most suitable reason behind Newton's theory of gravitation being regarded as an excellent theory? अच्छा, एक और बात, अब आपको अगर लगेगा कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ जो मैंने एम्स और ऑब्जेक्टिव कराए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको वो क्लियर है, बेसिक आपका क्लियर है, तो उस पे बेस्ड कितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज्यादा परेशान नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा। आपको थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रीवियस चैप्टर हमारा था नेचर ऑफ साइंस, उसमें भी हमने काफी अच्छे से नेचर ऑफ साइंस को समझा था कि नेचर ऑफ साइंस का क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो हमने देखे थे। वैसे ही एम और ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हैं घुमा फिरा के, वो आपने देखना है। बस आपका जो टॉपिक है, मतलब जो बेस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरी? कि जो न्यूटन की जो थ्योरी थी ना, उसको एक्सीलेंट थ्योरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशन, कि उसने जो है इस पे बेस काफी सारी ऑब्जर्वेशन जो है बनाई है, एक्सप्लेन किया है ऑब्जर्वेशन को, या फिर इट हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर थोरो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये थ्योरी आई थी। इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज किया, इसलिए इसको एक्सीलेंट थ्योरी कहा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट राइट। इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसे काफी अवधि में, काफी टाइम में इसको जो है कंप्लीट किया, तो ऐसा कुछ नहीं। इसकी जो सही स्टेटमेंट है, सही आंसर है, दैट इज इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस। उसने चीजों को ऑब्जर्व किया कि वाई एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, है ना, वाई मून ऑर्बिट्स द अर्थ, तो चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एजम्पशन एज्यूम नहीं लगाए, उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद साइंटिफिक मेथड के थ्रू उस चीज को प्रूव किया था, है ना। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, a teacher while teaching the chapter body movements to class 6 students show the following images to her students। एक टीचर है, वो जब क्लास में बच्चों को एक चैप्टर करा रही है बॉडी मूवमेंट्स, क्लास 6 के बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को कुछ इमेजेस दिखाई। कौन कौन सी इमेजेस दिखाई? अ सेलिंग बोट जो है सेल करी थी वाटर में, स्विमिंग फिश स्विम करते हुए, और फ्लाइंग एरोप्लेन, इन तीनों की इमेजेस दिखाई। शी देन आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ द इमेजेस एंड मैनर ऑफ मूवमेंट। उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि बच्चों को कि ये जो शेप देखी ना उन्होंने इमेजेस की, एंड वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना इस पे बेस्ड अपने अपने पॉइंट्स बताएंगे कि उन्होंने इमेज देखी और वो किस तरह, क्या इमेज देखी और उस इमेज से उनको क्या सीखने को मिल रहा है और किस तरह की उसमें मूवमेंट हो रही है। बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा इमेजेस दिखा के, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू एम्प्लॉयड बाय स्टूडेंट्स इन आंसरिंग, तो बच्चे जो है किस बेस पे ये जो है आंसर है वो देंगे, मतलब जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, दैट इज क्या, वो क्या है, क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्विंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, या फिर मेजरिंग है। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 3 चीजें हैं, इनकी जो इमेजेस हैं, इनकी जो मैनर ऑफ मूवमेंट है वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग बोट है तो क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है, फिश स्विमिंग कर रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ना, तो उसके बारे में बताना है। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, पिक्चर को ऑब्जर्व किया और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपनी जो पॉइंट्स थे वो रखे, है ना। तो बच्चों ने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने अपनी रीजनिंग स्किल्स को यूज किया, है ना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज किया। तो ये सब करके लॉजिकल थिंकिंग को यूज किया, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दी, उन्होंने मेजर नहीं किया कुछ भी, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया और अपनी स्किल्स को यूज किया, लॉजिकल थिंकिंग को यूज किया। तो बी और सी जो है राइट ऑप्शन होगा इस आंसर का, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, कि साइंस जो है स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इन चारों में से? कि scientists judge the validity of a claim based on objective empirical evidence
ठीक है। साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, तो वी कांट से कि साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। साइंस इंडक्टिव भी है एंड साइंस डिडक्टिव भी है। इंडक्टिव का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और डिडक्टिव मतलब प्रिडिक्शंस पे। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते इट इज प्योरली इंडक्टिव, दिस इज नॉट ट्रू। साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पीयर रिव्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, अभी हमने पीछे देखा पीयर रिव्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसा कहना कि साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग्स, ऐसा नहीं है। वो कोलैबोरेट होके काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, कि जो साइंटिस्ट हैं ओपन माइंडेड होते हैं और अपने आइडियाज को मॉडिफाई करते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, उसके संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब इस स्टेटमेंट को वो फॉलो करनी चाहिए आंसर आपका। तो इसका जो बेस्ट राइट आंसर है दैट इज साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल एविडेंसेस। मतलब ठीक है, तो किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल क्लेम किया कि जो अर्थ है ना, अर्थ की जो अर्थ है हमारी दैट इज फ्लैट, किसी ने क्लेम कर दिया मान लो, है ना। तो अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जांपल वो प्रूफ करेंगे कि जो सैटेलाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक है, वो दिखाती हैं कि जो अर्थ है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ जो है स्फेरिकल इन शेप है ना। वो प्रूफ करेंगे, वो एविडेंस देंगे स्फेरिकल शेप की है। ल्यूनर एक्लिप्स जब होता है तो जो अर्थ की शेडो बनती है मून पे दैट इज ऑलवेज स्फेरिकल, ठीक है, राउंड शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है प्रूव करेंगे कि जो अर्थ है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। तो वो प्रूव, उन्होंने एविडेंस दिया इस चीज का, किसी ने क्लेम किया कि अर्थ इज फ्लैट, तो उन्होंने इस चीज का एविडेंस किया, एविडेंस के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जी नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने एग्जांपल्स दिए, एविडेंस दिया कि अर्थ का जो शेप है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। तो वो ओपिनियंस पे या बिलीफ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट आंसर है दैट इज राइट, कि साइंस जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not indicative of the hypothesis skill? Hypothesis skill में क्या होती है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, थ्योरी। तो कौन सी जो एक स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस स्किल को इंडिकेट नहीं कर रही है? फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लेड टू इंक्वायरी, क्वेश्चन फ्रेम करना, अटेम्प्टिंग टू क्वेश्चन attempting to explain observation or relationship in terms of some principle, using the senses to gather information, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें से जो सही आंसर है कि कौन सी हाइपोथेसिस स्किल नहीं है, तो ये वाली जो स्किल है दिस इज नॉट हाइपोथेसिस स्किल, क्योंकि ये कौन सी स्किल है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन स्किल। जहां पे हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं वहां क्या है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम। तो जो सही आंसर है जो नहीं इंडिकेट कर रहा है हाइपोथेसिस स्किल को, दैट इज यूजिंग द सेंसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, क्योंकि ये ना काफी ऐसा ही दिया हो तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए था वैसे, है ना, बट आई होप आपको विजिबल होगा। अगर नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ, पढ़ना तो है ही, बाकी आपको ये जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे विजिबल होगा आपको, ठीक है, नोट्स में। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज electroscope, the electroscope leaves must further apart. Both electroscope leaves acquire similar charge. The negative charge passes on the electroscope, causing its leaves to move further apart. Of the above three statements, ये जो ऊपर 3 statements दी हुई हैं, इनमें से A is observation while B and C are inference, A and B are observation, C is inference, A, B and C are observation है, A, B, C are inference। मतलब ये जो ऊपर statement दी है हमें बताना है इसमें से कौन सी observation है, कौन सा inference है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सा फाइनल कंक्लूजन है, इन तीनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें चार्जेस, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ सा बन रहा है, इस तरह से ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है इस तरह से, यहाँ पे लीव्स होती हैं, रुको मैं अच्छे से बनाती हूँ, ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगी। इस तरह से जार है, इसमें 2 लीव्स होती हैं मेटल की, ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये क्लोज्ड है, और यहाँ पे जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, अब इसने कहा है कि चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, एक सामने एक चार्ज रोड को लेके आए हैं, और इसमें क्या हुआ, द नेगेटिवली चार्ज रोड, इस रोड पे नेगेटिव चार्ज था, तो जैसे ही इस रोड पे नेगेटिव चार्ज था ना, जैसे ही इसको इसके साथ टच किया
तो ये नेगेटिव चार्ज इस वायर के थ्रू होते हुए इन इस पे आ जाएंगे, इन पीसेस पे आ जाएंगे, जो हमने यहाँ पे ये लगाए है ना मेटल के पीसेस, इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसने ये दिया है कि इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे आपस में, क्योंकि इन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया दोनों पे, है ना। ये जो लीव्स हैं मेटल की, इन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और ऑपोजिट मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे सेम चार्जेस आ गए दोनों, ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ लीव्स पे आ गए, इस पे भी नेगेटिव आ गए, इस पे भी नेगेटिव, दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो रिपल्शन हो रही है यहाँ पे। तो तीन स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स है ना वो एक दूसरे को दूर कर रही है, रिपेल कर रही है। उसके अलावा बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज है, दिस इज आल्सो ट्रू। नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट लीव्स टू मूव, जो नेगेटिव चार्ज आया है ना लीव्स पे, उसकी वजह से ये लीव जो है दूर दूर होगी आपस में, क्योंकि यहाँ रिपल्शन हो रही है। ये भी सही है स्टेटमेंट, बट हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फेरेंस है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, कि इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स है ना वो दूर दूर हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा जो दो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स जो है उस पर सिमिलर चार्ज आ गया, इसकी वजह से जो इसकी लीव्स है वो दूर दूर होगी, तो ये क्या है, ये हमने कंक्लूजन निकाला, फाइनल कंक्लूजन है ये, है कि हमारी इन्फ्योरेंस है। तो ए इज ऑब्जर्वेशन वाइल बी एंड सी आर इन्फ्योरेंस। ए इज ऑब्जर्वेशन और बी और सी क्या है, उनका अनुमान है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी। डाइवर्जेंट क्वेश्चन अगर साइंस क्लासरूम में पूछ रहे हैं तो वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, टू डेवलप कम्युनिकेशन, टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शंस, टू एप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पर्पस क्या होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते क्या है। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अपने जो हम अपने जो भी हमारे मन में आ रहा है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है उस पे अपने आंसर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स हम रख सकते हैं कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। बट अगर कन्वर्जेंट की बात करें, कन्वर्जेंट का मीनिंग होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब एक सिंगल लाइन में आंसर एक सिंगल पॉइंट में आंसर बताना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जो एमसीक्यू होते हैं ना आपके, ये एमसीक्यू क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन। आपको एक सिंगल आंसर बताना है, एक ऑप्शन टिक करना है, ओनली ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन बताना है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। ओपन एंडेड जहाँ पे सब्जेक्ट मतलब आप पर्टिकुलर जो है एक प्रॉपर काफी अपना आंसर जो है अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, जहां अपनी आप फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, आप बाउंड हो, आपको कुछ नहीं है, आपको एक ऑप्शन बताना है, दैट्स इट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट में क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइवर्जेंट में ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं साइंस क्लासरूम में उसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। यस दिस इज ट्रू। डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स की मतलब स्टूडेंट्स के हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो अलग होता है, तो हमें ये दर्शाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टू डेवलप कम्युनिकेशन को डेवलप करना। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हर बच्चे का मतलब हर बच्चे का तो नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ ऐसे ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं हमारे मन में, तो अगर हम उस पर अपने पॉइंट्स रखेंगे तो टीचर को पता चलेगा कि अच्छा ये बच्चा इस चीज के इस टॉपिक के बारे में ऐसा सोचता था, उसका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, है ना। और एफ है टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, का मतलब है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल दो कोई स्टूडेंट्स हैं, वो उन दोनों स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, एक का कुछ और होगा एक का कुछ और होगा, है ना। तो साइंस जो है ना इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव इन नेचर, इसमें जो हर बच्चे का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा जो है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बताएंगे। तो टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस की जो सब्जेक्टिविटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन है ACEF, ये जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ACEF थर्ड जो है, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स। एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी है साइंस में वो क्या इन्वॉल्व कर रही है। यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज को यूज करना, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, बच्चों को एंगेज करना इस टॉपिक पे, स्टीरियोटाइप के टॉपिक पे बच्चे जो है अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना पॉइंट्स रखेंगे। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाना, या फिर यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो इसमें जो चारों में से सही लग रहा है जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गर्ल को ज्यादा मोटिवेट करोगे या बॉय को ज्यादा मोटिवेट करोगे। जब भी आप लेक्चर ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है दोनों का ही, बॉयज गर्ल्स दोनों का भी, कि ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करनी कि किसी को हार्म हो, है ना बॉय को ना गर्ल को। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, बच्चों को एंगेज करना उन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्टीरियोटाइप पे फॉर एग्जांपल, तो एंगेज करना। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, जेंडर की बॉयज का ग्रुप अलग बना दिया, गर्ल्स का ग्रुप अलग बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे। एंड उसके अलावा यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सबके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस बताओगे, बॉयज के इंस्ट्रक्शन अलग है, गर्ल्स के इंस्ट्रक्शन अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जो सही ऑप्शन होगा, यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, हमें यूज करनी है जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, और बच्चों को एंगेज करना है कि एग्जामिन की वो स्टीरियोटाइप पे बेस्ड ना अपने अपने पॉइंट्स रख पाए, कि जिस फॉर एग्जाम्पल एड्स में क्या होता है, एड्स में देखा होगा मोस्टली, अभी तो इतना नहीं है बट पहले के टाइम में ज्यादा होता था कि जो एड्स दिखाते थे ना, उसमें दिखाते थे कि लेडी जो है शी इज हाउसवाइफ और जेंट्स जो है वो ऑफिस जा रहा है। ये बुक्स में भी इस तरह की इमेजेस बनी होती थी कि जो पर्सन मैन है वो ऑफिस जाता है और जो लेडी है वो किचन में काम कर रही है। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइप है उसके ऊपर वो बच्चों को बताएं, बच्चे जो अपने अपने पॉइंट्स रखें, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, दिस इज राइट ऑप्शन ए एंड बी। तो ए एंड बी, थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। इसमें से कौन सा जो है ये दर्शाता है कि साइंस जो है एज ए इंक्वायरी है। साइंस एज इंक्वायरी में साइंटिफिक मेथड्स थे ना, वो फॉलो हो रहे हैं इन चारों में से। आपको ये बताना है कि चारों में से साइंस एज इंक्वायरी मतलब साइंस के जो मेथड्स हैं, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और कंक्लूजन, वो फॉलो हो रहे हैं इन चारों में से कौन से ऑप्शन में। तो फर्स्ट है क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो दिस इज क्लासिफिकेशन, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं हो रहा, ओनली क्लासिफिकेशन हो रही है। सेकंड है एक्सप्लोर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम पूरा प्रॉपर साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे। थर्ड है लिस्ट 5 यूजेस, इसमें तो सिर्फ यूजेस बता रहा है ना, उसमें साइंटिफिक मेथड कहाँ यूज हो रहे हैं, साइंस एज इंक्वायरी कहाँ यूज हो रहा है। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स, तो यहाँ भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रही है। साइंस एज इंक्वायरी में जो सारे स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, वो कौन से ऑप्शन में यूज हो रहे हैं, जो सेकंड ऑप्शन है इसमें यूज हो रहे हैं। तो जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कितने क्वेश्चन बचे, बस 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प इन, क्लास में जो सोशल और साइंटिफिक इश्यूज को डिस्कस किया जाता है उससे क्लास में, मतलब क्लास की वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। इन डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल इन लर्नर, आर्गुमेंटेशन की स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है, बच्चे अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, एक इशू पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव, हर बच्चे का अपना अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू होगा पर्टिकुलर टॉपिक पे। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, ओके। एंड डी है अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, की साइंस की डेवलपमेंट पे सोसाइटी का जो रोल है उसको डेवलप करना। तो अगर हम क्लास में, ये भी सही है, बट क्लास में जब बच्चों को हम इश्यूज के बारे में डिस्कस करें, सोशली और साइंटिफिक इश्यूज के बारे में, तो ये जो 3 मेथड है, डेवलप आर्गुमेंटेटिव स्किल को डेवलप करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एक इशू पे डेवलप करना, एनकरेज करना सिटीजन को साइंस एक्टिविटीज में। तो ये जो सही ऑप्शन है ए बी सी, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में कौन सा जो है सत्य है, ट्रू है। तो फर्स्ट है, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है रिजल्ट जो है। तो ऐसा तो नहीं है, इन्फ्लुएंस तो होगा, जो रिजल्ट है वो जो हमने प्रोसीजर यूज किया है एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो वो प्रोसीजर ऑफ कोर्स रिजल्ट को मतलब जो रिजल्ट है वो प्रोसीजर पे ही डिपेंड करेगा। सेकंड है, सोशल कंटेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, की जो सोसाइटी है वो कंक्लूजन को अफेक्ट करेगा। तो यस, दिस इज ट्रू, वो करेगा। डेटा एंड एविडेंस आर द सेम, कि जो डेटा है और एविडेंस है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डेटा और एविडेंस सेम ही होने चाहिए। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, तो हाँ, कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है इसके लिए, कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो कौन सा सही है वो बताना है। तो बी और डी जो है सही आंसर है, कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन एंड देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। बिकॉज देखो, अगर हम बायो की बात करें तो बायो के लिए हमें हो सकता है फील्ड में जाना पड़े, है ना। केमिस्ट्री के लिए बात करें तो केमिस्ट्री के लिए हम जो प्रैक्टिकल करेंगे लैब में करेंगे, बिल्कुल कुछ प्रैक्टिकल लैब में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमें फिजिक्स का कुछ प्रैक्टिकल करना है तब भी हम फील्ड में जाएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी या बायो के लिए भी या एसएसटी के लिए, हर चीज के लिए हमें फील्ड में ही जाना है। तो ऐसा नहीं है, कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है। हर मेथड जो है कॉन्टेक्स्ट के मतलब किस चीज से रिलेटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सल मेथड कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बी और डी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इट इज दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। इसमें हमें बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फेरेंस है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, अपने सेंसेस के थ्रू हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, सी स्टेटमेंट जो है ये ऑब्जर्वेशन है, और ये बाकी तीनों जो ऑब्जर्वेशन है ना ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमने रिजल्ट निकाला है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एयर एक्सपैंड करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन्फेरेंस है, ये तीनों हमारे इन्फेरेंस है। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज जो सी है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, और जो ए बी और डी है, ए बी एंड डी, दिस इज आर इन्फेरेंस। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर हो गया यहाँ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे साइंस पेडागोजी का, दैट इज टीचिंग मेथड ऑफ साइंस, टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस। ये चैप्टर आपको मिलेगा साइंस पेडागोजी का, थर्ड चैप्टर। एंड उसके अलावा जो साइंस की थ्योरी है हमारी, उसमें आपको मिलेगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं दे दूंगी। रिशु साइंस अकेडमी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।